जय श्री राधे फ्रेंड्स। आरुष ने दरवाजा खटखटाना और जबरदस्ती खोलने की कोशिश बंद कर दी। लैला के चेहरे का तो बिल्कुल रंग ही उड़ गया था, लेकिन अब सब ठीक है यह देखकर फाइनली उसे थोड़ी राहत की सांस आती है और जबरदस्ती उसने चेहरे पर एक मुस्कुराहट छिपाई। मैंने तुमसे कहा था ना, वह यहाँ पर नहीं है अभी। लोगों को डिस्टर्ब मत करो, ऐसे लेडीज वॉशरूम में घुसना अच्छी बात नहीं, चलो हम बाहर चलते हैं। लेकिन आरुष लैला पर कोई ध्यान नहीं देता और वह बाथरूम के बाहर चला जाता है। उसके चले जाने के बाद फाइनली लैला को राहत की सांस आती है। जब वह कंफर्म कर लेती है कि आरुष वहां से पूरी तरीके से जा चुका है, तो वह लड़की आज जीनत को लेकर बाहर निकलती है। एक लड़की जीनत के पैर पर जोर से लात मारती है। जीनत को तेज दर्द होता है और वह घुटने के बल गिर जाती है। जीनत को देखते ही लैला के एक्सप्रेशन एक बार फिर से डार्क हो जाते हैं। तो जीनत के बालों को मुट्ठी में पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर करते हुए बोली, वह तो चला गया, अब तुम्हारा क्या होगा? अब तुम्हें हमसे कौन बचाएगा? जीनत गुस्से में लैला को देखते हुए बोली, क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? जाने दो मुझे यहाँ से। मैं क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? लैला ने हंसते हुए कहा, तुमने क्या बिगाड़ा है मेरा? सीरियसली? क्या तुम्हें यह पूछने की जरूरत है? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुमने मेरा क्या छीना है? जीनत अंदर ही अंदर अपनी फूटी किस्मत को कोस रही थी। एक नकली बॉयफ्रेंड के साथ साथ उसके हाथ में उसकी असली प्रॉब्लम्स भी लग गई। उसने कहा, देखो अगर वह तुमसे प्यार नहीं करता तो तुम चाहे कुछ भी कर लो, उसे अपने आप से बांध कर नहीं रख सकती। अगर उसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स होती तो वह तुम्हें भाव देता, पर जैसा कि तुमने देखा कि वह तुम्हें देखना तक नहीं चाहता। यह सब करके तुम सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कचरा कर रही हो और कुछ नहीं। तुम्हें और भी बेहतर ऑप्शंस मिल सकते हैं। वह इतना भी कुछ खास नहीं है। उसने इतना ही कहा कि लैला ने जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। शट अप यू बिच। थप्पड़ इतना जोरदार था कि जीनत के होठ के कोने से हल्का सा कट गया और खून निकलने लगा। लैला ने कहा, मेरे लिए क्या बेटर है क्या नहीं, यह मुझे तुमसे जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और जहां तक रही आरुष की बात, उस जैसा कोई दूसरा है ही नहीं यहाँ पर, और मुझे किसी और में इंटरेस्ट है भी नहीं। मुझे वही चाहिए, मतलब वही चाहिए। पर वह तुमसे प्यार करता है और मैं यह चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें उसकी ज़िंदगी से जाना ही होगा। मैं तुम्हें उसकी ज़िंदगी से बहुत दूर भेज दूंगी। यह सुनकर जीनत की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वह अपना सलाइवा गटक लेती है। तभी उन्हें पीछे से आवाज़ सुनाई देती है, अच्छा, और एग्जैक्टली इसे कहाँ भेजने का प्लान कर रही हो तुम? अचानक यह आवाज सुनकर लैला तुरंत पलटकर देखती है। आरुष को वहां खड़ा देखकर लैला के चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ जाता है और उसके एक्सप्रेशन काफी ठंडे हो गए थे। वह देखता है कि जीनत को घुटनों के बल बैठाया गया है। दोनों लड़कियों ने उसके दोनों हाथों को कस के पीछे से पकड़ा हुआ है। जीनत के माथे से खून भी निकल रहा है और बहुत हेल्पलेस, मगर अब भी फाइनली उम्मीद भरी नजरों से उसे देख रही थी। उसे ऐसी हालत में देखकर आरुष के एक्सप्रेशन और भी ज्यादा डार्क हो जाते हैं। लैला हकलाते हुए बोली, आरुष, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आरुष धीरे धीरे चलते हुए आगे आया और बोला, बताओ ना लैला, एग्जैक्टली तुम इसे कहाँ भेजने वाली हो? मेरी जिंदगी से दूर? लैला अपना सलाइवा गटक लेती है। वह दोनों लड़कियां भी हड़बड़ाकर जीनत का हाथ छोड़ देती हैं और पीछे हो जाती हैं। आरुष चलते हुए आगे आता है, जीनत के कंधे पकड़कर उसे जमीन से खड़ा करता है और फिर उसे अपने करीब अपनी बाहों में ले लेता है। जीनत को फाइनली राहत की सांस आती है। थैंक गॉड आरुष आ गया, वरना पता नहीं ये लोग उसके साथ क्या करने वाले थे। आरुष प्यार से उसकी पीठ को सहलाते हुए बोला, इट्स ओके, आई एम सॉरी, डोंट स्कैर्ड। जीनत बस हल्का सा सर हिला देती है। लैला बोलने की कोशिश करती है, आरुष, मैं तो बस। उसने इतना ही कहा था कि आरुष का एक जोरदार थप्पड़ लैला के गाल पर जड़ गया। जीनत की आंखें बड़ी हो गई। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। लैला को इतना जोर से थप्पड़ लगा कि वह जमीन पर जाकर गिरी और उसका गाल एकदम से सूज गया। उसने डिसबिलीफ के साथ आरुष की तरफ देखा। आरुष ने लैला से कहा, मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता हूँ, मगर तुम लड़की कहलाने के लायक ही नहीं हो। मैंने तुम्हें हजार वार्निंग दी कि मेरी लाइफ से दूर रहो, मगर नहीं, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी गर्लफ्रेंड को टच करने की? लैला जमीन से खड़ी होकर गुस्से में चिल्लाकर बोली, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो आरुष? तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। ऐसा क्या है इस लड़की में जो मुझ में नहीं है? मैं इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हूँ, इसके पास इस लड़की से कहीं ज्यादा पैसा है। अरे इस लड़की की तो शक्ल ही देखकर लग रहा है कि यह कोई भिखारी लड़की है।
ऐसी लड़की तुम्हारे स्टैंडर्ड को कैसे मैच कर सकती है? यह तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकती। तुमने इस लड़की के लिए मुझे कैसे छोड़ा? क्या कमी थी मुझ में? जवाब दो आरुष। आरुष अनोइंग आवाज में बोला, तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे घिन आती है। बस यही कमी है तुम्हारे अंदर। लैला के चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ जाता है। हाथों की मुट्ठी बंद होती है और इतनी जोर से कस जाती है कि उसके नाखून टूटने लगते हैं। आंखें लाल हो जाती हैं। बस यह कुछ इस लड़की की वजह से हुआ है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। वह जीनत पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। जीनत डर के मारे उसके पीछे छुप जाती है और आरुष लैला की गर्दन को अपने हाथ में कस के पकड़ लेता है। आरुष की आंखें भी अब डार्क हो गई थी। दोनों लड़कियां इतना डर जाती हैं कि वह तुरंत वहां से भाग जाती हैं। आरुष को उन लड़कियों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ मेन विलन लैला है। उसे हैंडल करना जरूरी है। आरुष ने अपने दांत पीसते हुए उसके गले पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, मेरे पेशेंस का इतना टेस्ट मत लो लैला। मैं मैं जेंटलमैन बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरी क्वालिटी जेंडर नहीं देखती। जो मुझे और मेरी लाइफ को हार्म करने की कोशिश करते हैं, मैं उन पर रहम नहीं करता। और यही नहीं देखता कि वो औरत है या आदमी। आइंदा अगर मैंने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के आसपास भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह बोलकर उसने लैला को जोर से धक्का दे दिया। वह फिर से जमीन पर गिर गई और फिर जीनत को लेकर वहां से चला गया। लैला आंखों में आंसू गुस्सा लेकर जोर से फर्श पर मुक्का मारती है, लेकिन उसके चीखने चिल्लाने से आरुष पूरी तरह इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है और जीनत को लेकर वापस अपनी जगह पर आ जाता है। जीनत सीट पर बैठी हुई थी। थोड़ी देर में फर्स्ट एड बॉक्स सामान रखते हुए आरुष उसकी चोट पर दवाइयाँ लगाता है। उसके एक्सप्रेशन नॉर्मल थे। जीनत को थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। उसने सर को थोड़ा पीछे करते हुए कहा, तुम्हें यह सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगी। आरुष ने उसकी बातों को बीच में ही टालते हुए कहा, लेट मी डू दिस। उसके बाद वह बड़े ही आराम से उसके जख्मों पर दवाई लगाने लगता है और पट्टी करने लगता है। जीनत तो चुपचाप बैठी हुई थी। जिस तरह से वह उसे दवाई लगा रहा था, जीनत की नजरें ना चाहते हुए भी बार बार आरुष के चेहरे पर जा रही थी। मरहम पट्टी करने के बाद आरुष जीनत से बोला, क्या तुम्हें कहीं और भी चोट लगी है? जीनत ना में सर हिला देती। फर्स्ट एड बॉक्स को वापस रखते हुए उसने कहा, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा सेंड कर दूंगा। आरुष की बात सुनकर जीनत थोड़ा सा हैरान और कंफ्यूज हो गई। उसे कंफ्यूज देख आरुष ने कहा, मेरी वजह से जो तुम्हें प्रॉब्लम हुई उसके लिए। मुझे नहीं पता था कि लैला इस हद तक चली जाएगी। जीनत ने कहा, इट्स ओके, एक्स्ट्रा पैसों की ज़रूरत नहीं है और वैसे भी तुम इस शहर के नंबर 1 ठरकी। यह सुनते ही आरुष आंखें सिकोड़कर जीनत की तरफ देखा और उसकी नज़रें देख एकदम से जीनत की जुबान रुक जाती है और ऑकवर्ड होकर वह फिर से कंटिन्यू करती है, आई मीन प्ले बॉय हो तो तुम्हारे साथ साथ यह फ्री की मुसीबतें तो मुझे मिलनी ही थी। बाय द वे तुम तो चले गए थे, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वहीं पर हूँ? तुम वापस क्यों आए? जीनत वाकई में नहीं जानती थी कि आरुष तो क्लियरली वहां से चला गया था, तो फिर वापस कैसे आया? और उसे अपनी सीट पर बैठते हुए बोला, थैंक्स टू दिस। उसने अपनी मुट्ठी खोली और उसे एक पर्ल दिखाई दिया। जीनत कंफ्यूज हो गई। तभी अचानक उसका ध्यान गया कि उसके हैंडबैग पर ऐसे बहुत सारे पर्ल लगे हुए थे। वह तुरंत समझ गई। आरुष ने कहा, इसे मैं वॉशरूम के बाहर देखा और फिर अंदर लैला भी थी। जिस तरह से वह डरी हुई थी, मुझे डेफिनेटली लगा कि कोई तो प्रॉब्लम ज़रूर है। इसलिए मैं वहाँ से जाने का नाटक कर रहा था। जब उसे यकीन हो गया तो उसने तुम्हें बाहर निकाला और जब तुम बाहर आई तो मैं भी वापस आ गया। जीनत हल्का सा अपना सर हिला देती है। थोड़ी अक्ल भी है इस लड़के में। ना चाहते हुए भी वह इस चीज़ को मान लेती है। उसके बाद वह लोग आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाते और कॉन्सर्ट पर फोकस करने लगते हैं। कॉन्सर्ट अपने जोरों शोरों पर था। वह सिर्फ वहीं पर नहीं, ऑनलाइन भी चल रहा था और एके के फैंस भर भर के तारीफें कर रहे थे। जीनत ने पहली बार यह कॉन्सर्ट देखा था और वह भी यहाँ से। यह आदमी वाकई में अच्छा सिंगर है। अब मुझे समझ में आ रहा है क्यों पूरी दुनिया इस आदमी की सिंगिंग के पीछे पागल है। इसमें लोगों की सुध बुध खोने की पूरी ताकत है। फिलहाल तो उसकी नज़रें धरा के ऊपर थी जो डांस परफॉर्मेंस कर रही थी। धरा की डांसिंग स्किल लाजवाब थी और आज उसे अपनी स्किल सबके सामने दिखाने का बहुत ही अच्छा मौका मिला था। एके की लिरिक्स के साथ मैच करती हुई धरा की डांसिंग मूवमेंट्स माहौल में चार चांद लगा रही थी। सबकी नज़रों
एके के बाद धरा के ऊपर ही टिकी हुई थी। धीरे-धीरे माहौल के अंदर एकदम पागलपन छा जाता है। सब लोग मदहोश होकर रोमांटिक सॉन्ग्स को एन्जॉय करते हैं और वाइल्ड सॉन्ग्स पर एक-एक के साथ चिल्ला-चिल्ला कर गाते हैं। हमेशा की तरह यह कॉन्सर्ट उसका हिट था। यह लोगों के पागलपन से ही पता लग उसके बाद फाइनली कॉन्सर्ट एंड होने की कगार पर पहुंच जाता है और एके ही अपना फाइनल सॉन्ग अनाउंस करता है। यह आखिरी गाना था जिसके बाद यह कॉन्सर्ट खत्म हो जाएगा। पब्लिक काफ़ी ज़्यादा खुश और सेटिस्फाइड लग रही थी। एके का कॉन्फिडेंस भी आसमान छू रहा था। अपने लास्ट सॉन्ग को परफॉर्म करने के लिए वह स्टेज के बीचों बीच आता है और जैसे ही गिटार अपने हाथ में पकड़ता है अचानक ही सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। एकदम से लाइट्स ऑफ हो जाने से सब लोग थोड़े से हैरान और कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, यहाँ तक कि ज़ीनत और आरुष भी। ज़ीनत ने कहा, "यह परफॉर्मेंस का कोई हिस्सा है क्या? लाइट्स क्यों ऑफ हो गई?" उसने कहा, "पता नहीं, पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ।" तभी अचानक से स्टेज पर लगी बड़ी-सी स्क्रीन ऑन हो जाती है। अचानक उस स्क्रीन में कुछ ऐसा दिखाई देता है कि सब लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। नो, एके नो, प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज लीव मी। पीछे स्क्रीन पर एक वीडियो चलती है जिसमें दिखाया जा रहा था कि एक लड़की के साथ जबरदस्ती की जा रही है और जबरदस्ती करने वाला कोई और लड़का नहीं, उनका अपना रॉक स्टार यानी अंबर खन्ना था। अंबर खन्ना था जिसका चेहरा फुटेज में बिल्कुल साफ-साफ दिखाई दे रहा था। स्क्रीन बहुत बड़ी थी जिसमें दिखाया जा रहा था कि किस तरह एक लड़की बार-बार चिल्ला रही थी, रो रही थी, भीख माँग रही थी लेकिन एके उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। पूरे हॉल में डेड साइलेंट हो जाता है और पूरे हॉल में सिर्फ स्क्रीन पर उस लड़की के चिल्लाने की आवाज़ें गूंज रही थी। अंबर के हाथ से गिटार छूटकर नीचे गिर जाता है, उसके चेहरे का रंग बिल्कुल सफ़ेद पड़ जाता है। धरा की आंखें भी फटी की फटी रह जाती है। जीनत और आरुष के भी होश उड़ जाते हैं। पब्लिक डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी कि वह लोग क्या देख रहे हैं। उस वीडियो फुटेज में उनका अपना आइडियल किसी लड़की का रेप कर रहा है और वह बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो फुटेज में अंबर का चेहरा पूरे फोकस में था और बहुत क्लियरली बहुत साफ दिखाई दे रहा था। सवाल ही नहीं उठता कि यह कोई और हो सकता है। यह एके ही था। वीडियो खत्म होते ही स्क्रीन ऑफ हो जाती है और पूरे हॉल की लाइट्स ऑन हो जाती है। हॉल का सन्नाटा लोगों की शॉकिंग बातों में बदल जाता है। ये सब क्या है? ओह माय गॉड! एके ने किसी का रेप किया है? इस रॉक स्टार ने एक मासूम लड़की का रेप किया है। ही ही इज़ द मॉन्स्टर, ही इज़ अ रेपिस्ट। अगले ही पल अंबर के फैंस जो अब तक उसकी तारीफ कर रहे थे उसके बारे में ऐसी-ऐसी बातें करने लगते हैं। अंबर अब भी अपनी जगह पर बर्फ की तरह जमा हुआ था। अब भी वह डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था कि उसने अभी-अभी क्या देखा। उसी वक्त भीड़ को चीरते हुए बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स वहां पर पहुंच जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। अंबर पुलिस ऑफिसर्स को देखता है। उसकी धड़कनें रुक जाती हैं उन ऑफिसर्स के बीच में खड़ी हुई लड़की को देखकर, क्योंकि वह लड़की कोई और नहीं, प्रिया थी। प्रिया के कपड़े काफ़ी हद तक फटे हुए थे। उसने ऊपर से एक जैकेट पहन रखा था जो शायद किसी ने उसके कपड़ों को छुपाने के लिए पहनाया था। उसके चेहरे पर लाल नीले निशान थे, बहुत जैसे उसे बहुत ज़्यादा मारा-पीटा गया है। बाल बुरी तरह से बिखरे हुए थे, आँखों में आँसू, गुस्सा एकदम साफ-साफ दिखाई दे रहा था। उसने अंबर के सामने आकर उसकी तरफ उँगली की और रोते हुए कहा, "इंस्पेक्टर, अरेस्ट कर लीजिए इसे। इस आदमी ने मेरा रेप किया है।" उसने यह बात बहुत ज़ोर से चिल्लाकर बोली। अंबर के होश उड़ गए। आरुष और जीनत भी तुरंत भागते हुए वहाँ पर पहुँचे। सिद्धार्थ, अधीर, यह सब लोग भी वहाँ पर पहुँच चुके थे। अचानक से उस लड़की की लगाए इल्ज़ाम की जो वीडियोज़ काफ़ी हद तक सच भी लग रही थी, उन्हें देखकर और सुनकर पुलिस एक्शन में आते हुए अंबर से बोली, "मिस्टर एके, यू आर अंडर अरेस्ट।" अंबर की सांस हलक में अटक जाती है। पुलिस ऑफिसर्स आगे आने लगते हैं। तभी अचानक आरुष, सिद्धार्थ, अधीर सब बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। सिद्धार्थ ऑफिसर से बोला, "ऑफिसर्स, सिर्फ एक वीडियो के बेस पर इस लड़की के कहने पर आप एके पर शक नहीं कर सकते। सबूत क्या है कि इसने इस लड़की का रेप किया है? यह लड़की उसे फंसा भी सकती है।" आरुष ने क्लियर आवाज में कहा, "इंस्पेक्टर, एके एक पब्लिक फिगर है। उसके खिलाफ प्लानिंग करने वाले दुश्मनों की कमी नहीं है।" अधीर ने कहा, "अगर आपके पास सॉलिड प्रूफ है तो हमें दिखाइए। एक स्टूपिड वीडियो को प्रूफ नहीं माना जा सकता। यह वीडियो फेक भी हो सकती है।" अचानक तीनों की बातें सुनकर वहां लोगों की भीड़ कुछ हद तक सोचने पर मजबूर हो जाती है। हाँ, हो सकता है यह वीडियो नकली हो, एके को फंसाने की कोशिश कर रही हो पब्लिक,
दोहरी ओपिनियन देने लगती है। दुविधा में फंस जाती है कि क्या सच है और क्या झूठ। लड़की रोते हुए बोली, जस्ट बिकॉज ये एक पब्लिक फिगर है इसका मतलब इसे कुछ भी करने की आज़ादी है। मैं मिस्टर ए की असिस्टेंट हूँ और उनके साथ कई सालों से वॉक कर रही हूँ। इंस्पेक्टर, मेरा यकीन मानिए, इस आदमी की नज़र बहुत ख़राब है। ये बहुत घटिया और गिरा हुआ इंसान है। मैंने कई बार बड़ी मुश्किल से अपने आप को इस आदमी से बचाया, लेकिन यह मुझे धमकी देता रहा कि अगर मैंने इसे रोकने की कोशिश की तो यह मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर देगी, मेरा पूरा करियर ख़त्म कर देगी। मैं डरती रही, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, मगर कल रात को इसने हद ही पार कर दी। वह वीडियो झूठ नहीं है। आप चाहे तो टेस्ट करवा सकते हैं। वह वीडियो फेक नहीं है। इसने मेरा रेप किया है। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा बचाने के लिए, तो अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं इस आदमी को सजा दिलवाना चाहती हूँ ताकि ऐसा किसी और लड़की के साथ ना हो सके। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे इंसाफ दिलाने में मेरी मदद कीजिए। जस्ट बिकॉज ये आदमी एक स्टार है, इसे हक नहीं मिल जाता किसी लड़की की इज्जत लूटने का। प्रिया के रोने से, उसके आंसुओं को देखकर, उसकी बातों को सुनकर अब पब्लिक पूरी तरीके से उसकी तरफ हो जाती है और सब लोग अंबर को बहुत ही गंदी नज़रों से देखने लगते हैं। वह चिल्लाकर कहते हैं, अरेस्ट करो इस रेपिस्ट को, सजा दो। इस जैसे रेपिस्ट को जीने का कोई हक नहीं है। हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि यह इतना गिरा हुआ लड़का है। यह किसी लड़की का रेप कैसे कर सकता है? मार डालो इसे। लेकिन थैंकफुली वहां पर सैकड़ों की तादाद में गार्ड्स थे जिन्होंने भीड़ को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की। इंस्पेक्टर आगे बढ़ते हुए सिद्धार्थ, आरुष और अधीर को कुछ रिपोर्ट दिखाते हुए बोला, यह वीडियो टेस्टिफाइड है, फेक नहीं है, ये बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो है। उनके चेहरे के जख्मों के निशान भी बिल्कुल ओरिजिनल है और उनकी बॉडी पर मिस्टर अंबर खन्ना के सीमेन सैंपल मिले हैं। उन्होंने सचमुच इनका रेप किया है। इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है और अब इन्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। सिद्धार्थ, आरुष और अधीर सारी रिपोर्ट्स देखते हैं और उनके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। वहीं अंबर अपनी जगह पर पत्थर की तरह जमा हुआ था। उसका तो जैसे ब्लड बिल्कुल बर्फ की तरह जम गया था। वह अपनी आंखों और अपने कानों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। क्या उसके सामने खड़ी हुई लड़की प्रिया है? वह प्रिया जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था। क्या यह उसके ऊपर रेप अटेम्प्ट का इल्जाम लगा रही है? प्रिया ऐसा क्यों कर रही है? अंबर कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। धरा जो कि बहुत बेचैनी में खड़ी हुई थी, वह आगे आना चाहती थी, अंबर के फेवर में बोलना चाहती थी, मगर वहाँ भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वह अपनी जगह से एक कदम भी नहीं हिल पा रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था, दिल जोर से धड़क रहा था और आंखों से आंसू टपकने लगे थे। उसे यकीन था कि ऐसा कुछ नहीं कर सकता। यह लड़की जरूर झूठ बोल रही है। वह ऐसा नहीं है। वह तो लड़कियों की बहुत ज़्यादा इज्जत करता है। वह उनके साथ इतना गलत कभी भी कर भी नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं। भीड़ बहुत ज़्यादा अग्रेशन में आ जाती है और अंबर को अरेस्ट करने की डिमांड करती है, उसके बारे में गंदा बोलने लगती है, उस पर हमला करने की कोशिश भी करती है। लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर की कस्टडी में अंबर को सुरक्षित रूप से पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। जैसे ही वह अरेस्ट होता है, वैसे ही पूरे इंटरनेट पर यह खबर आग की तरफ फैल जाती है। सिद्धार्थ, आरुष और अधीर अंबर के साथ रहते हैं। उन्हें पूरा यकीन था अंबर ऐसा कर ही नहीं सकता, वह ऐसा कर ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। वह इस तरह का लड़का नहीं है। प्रिया झूठ बोल रही है, वह ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन अंबर कुछ भी नहीं बोला, पूरे रास्ते चुप था, बिल्कुल चुप, जैसे उसे कोई बहुत बड़ा सदमा लगा हो। धरा घर में सोफे पर बैठी हुई थी, उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। जीनत काफी ज्यादा टेंशन में उसके बगल वाले सोफे पर बैठी हुई थी। सामने टीवी चल रहा था और अंबर के बारे में बहुत बुरी अनाप शनाप बातें शुरू हो गई थी। जितनी शानो शौकत और शोहरत उसने कमाई थी, एक ही सेकंड में सब धूल हो गई थी। एक लड़की के पास पावर होती है, जब वह इस तरह का इल्जाम लगाती है तो ज़्यादातर पब्लिक उसी का साथ देती है। अंबर के फैंस उसके अगेंस्ट हो गए, मगर कुछ लॉयल फैंस ने उसके लिए बोलने की कोशिश भी की, लेकिन अगेंस्ट में इतनी ज़्यादा लोग थे तो कि उनकी आवाज़ दब गई। बार बार उसके अरेस्ट होने की, उसके रेप की वीडियो इंटरनेट पर दिखाई जा रही थी, टीवी पर दिखाई जा रही थी, न्यूज़ चैनल पर वायरल हो गई थी। धरा की आंखों से आंसू टपकने लगे। जीनत थोड़ी टेंशन में बोली, धरा प्लीज डोंट क्राई, ओके, सब ठीक हो जाएगा। धरा ने कहा, एके ऐसा नहीं कर सकता। जीनत
वह इस तरह का लड़का नहीं है। यह लड़की झूठ बोल रही है। पता नहीं, एक औरत होने के नाते मेरी सिक्स सेंस कहती है ये लड़की झूठी है, झूठ बोल रही है। इसने एके को फंसाया है। जीनत एक गहरी सांस लेकर थोड़ी टेंशन भरी आवाज में बोली, लेकिन जो सबूत उससे लड़की ने पेश किए हैं वह सब कुछ इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि एके ने ही उस लड़की का रेप किया है। धरा ने डेस्परेशन में कहा, मुझे सबूत पर भरोसा नहीं है, मुझे एके पर भरोसा है। वह ऐसा नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। मैं मान ही नहीं सकती। धरा को इतना बेचैन, दुखी और डेस्परेट देख जीनत गहरी सांस लेती है। पता नहीं क्या चल रहा है। अंबर की गिरफ्तारी को कुछ दिन बीत चुके थे। इन दिनों के बीच में चारों तरफ बहुत हंगामा हो चुका था। इंटरनेट पर बड़ा बवाल मच चुका था अंबर को लेकर। कल तक जो फैंस अपनी जान देने के लिए तैयार थे, आज उसी की जान के पीछे पड़े हुए थे। शहर में जगह जगह पर मोर्चे निकाले जा रहे थे। अंबर के पुतले बनाकर उन्हें जलाया जा रहा था और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए उनके ऊपर हो रहे अन्याय के ऊपर आवाज उठाने वाली कई संस्थाओं ने भी अंबर के खिलाफ बहुत से मोर्चे निकाले और अदालत से उसे सजा देने की डिमांड की। वह भी बड़ी से बड़ी और भारी से भारी सजा, ताकि दोबारा ऐसा कोई कुछ करने के बारे में सोच भी ना सके। अंबर जितना बड़ा पब्लिक फिगर था, उसकी जितनी ज़्यादा शोहरत थी, वह सब बुरी तरीके से धूल में मिल चुकी थी। रातों रात अंबर अब स्टार से मॉन्स्टर बन गया था। समायरा आंखों में आंसू लेकर एक रूम में बैठी हुई थी। दूसरी तरफ अंबर था और बीच में एक शीशे की दीवार थी। उसकी आंखों में आंसू थे। अपनी मॉम की आंखों में आंसू देखकर अंबर का दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था। वह खुद भी बुरी तरह से टूट गया था, लेकिन उसके टूटने का कारण प्रिया का धोखा था। उसने आखिर ऐसा क्यों किया? क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा? क्यों दिया उसने मुझे इतना बड़ा धोखा? वह तो कभी किसी लड़की के साथ मिसबिहेव करने का भी नहीं सोच सकता। उसकी मॉम ने उसे ऐसे संस्कार नहीं दिए। फिर वह किसी का रेप बिल्कुल भी नहीं। वह ऐसा कभी बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोच सकता। समायरा को अपने बेटे पर भरोसा था। वह जानती थी उसने अपने बेटे को इस तरह से नहीं पाला था। वह ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। अंबर पीयूष को देखता है, जो थोड़ी सी दूरी पर दीवार का सहारा लेकर खड़ा हुआ था। सबके बीच खामोशी थी, पर समायरा लगातार रो रही थी। पीयूष जानता था यह इंसिडेंट समायरा के जख्मों को हरा कर रहा होगा। सालों बीत चुके हैं, पर कुछ जख्म कभी नहीं भुलाए जा सकते, कभी नहीं भरे जा सकते। अंबर एक गहरी सांस लेकर बोला, डैड प्लीज़ मॉम को चुप करवाइए। मॉम प्लीज़ रिलैक्स, मैं ठीक हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? समायरा ने तुरंत कहा, अगर तुम खुद भी यह कहते कि तुमने यह सब कुछ किया है, तो मैं तब भी तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं करती। मुझे अपने दिए संस्कारों पर पूरा भरोसा है। बस मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख पा रही हूँ। अंबर जानता था कोई उस पर भरोसा करे या ना करे, मगर उसका परिवार उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। वह हमेशा उस पर भरोसा करेगा। उसके भाई हमेशा उसके लिए खड़े रहेंगे। उसके मॉम डैड कभी भी अपने भरोसे को डगमगाने नहीं देंगे। पीयूष पीछे से समायरा के गले में बाहें डाल प्यार से उसे थपथपा कर रिलैक्स करता है। समायरा अंबर की तरफ देखते हुए बोली, क्या यह वही लड़की है जिससे तुम मिलवाने वाले थे हम लोगों से? यह सुनकर अंबर की आंखें नीची हो जाती हैं। उसकी आंखों में एक कन्फ्यूज़न, एक दर्द दिखाई देता है, धोखे का दर्द, दिल टूटने का दर्द। हाँ, में अपना सर हिला देता है। उसने टूटी हुई सी आवाज़ में बोला, पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि प्रिया कुछ ऐसा कर सकती है। अंबर खुद समझ नहीं पा रहा था ये सब क्यों हुआ। सब कुछ इतना परफेक्ट जा रहा था। उसे लग रहा था कि प्रिया उसकी ड्रीम गर्ल है, वह लड़की जो उसे चाहिए, जिसके साथ वह अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता था। वह अचानक से उस पर इतने झूठे इल्जाम क्यों लगाने लगी? पीयूष अंबर से बोला, अंबर क्या तुम उस वीडियो के बारे में कुछ बता सकते हो? उसकी जांच से पता चला है कि वह वीडियो नकली नहीं है, वह ओरिजिनल है। समायरा हाथों की मुट्ठियों को जोर से कसते हुए बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर कोई गलती हुई है वीडियो की जांच में। ऐसा नहीं हो सकता, वह वीडियो असली नहीं हो सकती। तभी अंबर की आवाज़ आई, वह वीडियो असली है। अंबर की आवाज़ सुनकर उन दोनों ने अंबर की तरफ देखा। अंबर ने अपनी पलकों को ऊपर उठाकर अपने मॉम डैड को देखा। वे दोनों हैरान लग रहे थे और कंफ्यूज भी। अंबर ने उसकी कंफ्यूजन को क्लियर करते हुए कहा, लेकिन उस वीडियो के पीछे की सच्चाई वह नहीं है जो दुनिया के सामने प्रेजेंट की गई।
उस वीडियो के पीछे का सच अलग है। अंबर की बात सुनकर पीयूष और समायरा दोनों एक दूसरे की तरफ फिर अंबर की तरफ देखते हैं। समायरा ने पूछा, क्या मतलब है, हमें ठीक से बताओ। अंबर ने एक गहरी सांस लेकर कहा, कोई फायदा नहीं है, उस वीडियो को नकली साबित नहीं किया जा सकता क्योंकि वो नकली नहीं है और ना ही उसके पीछे के इंटेंशन को अब सबके सामने लाया जा सकता है। मैं जितना बता सकता था लॉयर को बता चुका हूँ। मैं आप लोगों से भी बस यही चाहता हूँ कि आप दोनों बस मुझ पर भरोसा रखना और प्लीज़ अपना ख्याल रखना। कुछ सेकंड चुप होने के बाद अंबर ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, बाहर मुझे लेकर पब्लिक बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो चुकी है। आई वॉन्डर्ड कि आप दोनों को कोई नुकसान ना पहुंचाए। मॉम डैड प्लीज़ प्रोटेक्ट योर सेल्फ। आप दोनों की सेफ्टी मेरे लिए सबसे पहले है, मेरे खुद की लाइफ से भी पहले। और वैसे भी मुझे अपने भाइयों पर भरोसा है, वह लोग जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। मुझे बस तब तक अपने आप को शांत रखना है। पीयूष और समायरा बस चुप हो जाते। अंबर, सिद्धार्थ, अधीर, आरुष, इन सब का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। डेफिनेटली वह कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे अंबर को इस मुसीबत से निकालने का। आरुष रूम में बैठा हुआ था, काफ़ी गुस्से में अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर मसल रहा था। उसके एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा डार्क और माथे पर गहरी लकीरें पड़ी हुई थी। इस वक्त उसके एक्सप्रेशन एंग्री कबीर की तरह लग रहे थे। सिद्धार्थ और अधीर भी वहीं बैठे हुए थे। सिद्धार्थ उन लोगों से बोला, मैंने उस लड़की से बात करने की कोशिश की लेकिन उस लड़की ने अपने स्टेटमेंट को जरा भी नहीं बदला। वह डिटरमाइंड है अंबर को सजा दिलवाने के लिए। वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही थी कि अंबर ने ही उसका रेप किया है। अधीर ने कहा, उसके बोलने से झूठ सच नहीं हो जाएगा, मेन पॉइंट एविडेंस का है। उन लोगों ने अंबर को ट्रिक करके रेप की नकली वीडियो को असली बनाकर सबके सामने पेश किया है। और सबसे बड़ी बात, उस लड़की की बॉडी पर अंबर के स्पर्म सैंपल कैसे मिल सकते हैं। जहाँ तक हम लोगों को पता है अंबर और उस लड़की के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है। अंबर ने कभी भी उस लड़की के साथ रात नहीं गुजारी, फिर ये कैसे पॉसिबल है। सिद्धार्थ ने आरुष की तरफ देखा जो चुपचाप खामोश बैठा हुआ था। सिद्धार्थ ने कहा, आरुष अब आगे क्या। सच पूछो तो इस वक्त खुद आरुष को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। खन्ना ग्रुप बहुत बुरी सिचुएशन से गुजर रहा था। उसके स्टॉक लगातार तेजी से गिर रहे थे। उसने कहा, आई डोंट नो, मगर हमें अंबर को बेगुनाह साबित करना होगा। कोर्ट में उसकी हियरिंग होने से पहले हमें उसके बेगुनाह होने का सबूत ढूंढना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जीनत घर में आराम से सोफे पर बैठी हुई थी। आज उसने काम से छुट्टी ली थी। वह थोड़ा रिलैक्स कर रही थी, हाथ में बुक लेकर पढ़ रही थी। तभी धरा तैयार होकर कमरे से बाहर निकलती है। उसे देखकर जीनत ने पूछा, तुम कहीं जा रही हो। धरा ने जवाब दिया, पुलिस स्टेशन जा रही हो अंबर से मिलने के लिए। जीनत तुरंत बुक रखकर खड़ी होकर बोली, क्या पागल हो गई हो क्या, वह तुमसे क्यों मिलेगा, वह तो तुम्हें जानता भी नहीं ठीक से, और कैसे मिलोगी तुम उससे। कोई भी आउटसाइडर अलाउड नहीं है उससे मिलने के लिए। धरा ने जीनत की तरफ देखा और कहा, मुझे नहीं पता लेकिन मुझे अंबर से मिलना है। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ। धरा को काफ़ी बेचैनी हो रही थी। जीनत ने गहरी सांस लेकर उसके पास आकर उसे कुर्सी पर बिठाया और खुद सामने वाली चेयर पर बैठ गई। उसके हाथों को अपने हाथ में पकड़कर उसको हाथों को अपने हाथों में पकड़कर कहती है, धरा मैं जानती हूँ तुम अंबर को बहुत चाहती हो और यह सिर्फ एक फैन वाला प्यार नहीं है, तुम उससे अलग उसे चाहती हो और तुम्हें यकीन है कि अंबर ने ऐसा कुछ नहीं किया है। मगर तुम्हें समझना होगा, तुम्हारे और उसके बीच में पूरी दो दुनिया का फ़र्क है। तुम दोनों की दुनिया अलग है यार। धरा की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। उसने जीनत के हाथों को पकड़ते हुए कहा, जीनत डू समथिंग, बस एक बार उसे देखना चाहती हूँ, बस एक बार। बहुत जल्दी ही कोर्ट में हियरिंग है, मैं बस एक बार देखना चाहती हूँ प्लीज़। वह रोने लगती है। उसे रोते हुए देख जीनत बहुत हेल्पलेस महसूस करती है। तभी अचानक उसके दिमाग में कुछ खटकता है। एक आदमी उसका भाई है, अगर वह चाहे तो धरा अंबर से मिल सकती। जीनत तुरंत हाथ पीछे करती है और अपना मोबाइल फ़ोन निकालती। धरा कन्फ्यूज होकर बोली, क्या कर रही हो। जीनत ने कहा, तुम्हें तुम्हारे रॉक स्टार से मिलवाने का इंतज़ाम। धरा को कुछ भी समझ नहीं आता कि जीनत क्या बोल रही है, लेकिन वह चुपचाप बैठी रही। जीनत ने आरुष को कॉल लगाया। कुछ सेकंड बाद दूसरी तरफ से उसे आरुष की डीप गहरी आवाज़ सुनाई दी, बोलो। और उसकी आवाज़ बहुत गहरी थी, बहुत अट्रैक्टिव थी, साथ में बहुत ठंडी भी। जीनत एक पल के लिए कुछ भी बोल नहीं पाती। जब दूसरी तरफ से कुछ सेकंड तक आवाज़ नहीं आती तो आरुष इरिटेट हो जाता है।
बोल रही हो या कॉल कट करूं? आरुष इस वक्त किसी को भी एंटरटेन करने के मूड में नहीं था। यह नंबर जीनत का था, इसलिए उसने कॉल उठाया, वरना वह कॉल्स भी अवॉइड कर रहा था। किसी का भी कॉल वो नहीं उठा रहा था। फिर जीनत ने थोड़ी हिम्मत करके कहा, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो प्लीज़? आरुष अपनी एब्रोस को सिकोड़ लेता है। जीनत थोड़ी सी दूर पर खड़ी धरा की तरफ देखती है, जो चुपचाप बैठी हुई थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू टपक रहे थे। उसके बाद जीनत आरुष से बोली, एक्चुअली क्या तुम एक विजिट करवा सकते हो एके से मिलने के लिए? यह सुनकर आरुष के एक्सप्रेशन थोड़े और गहरे हो जाते हैं। पर तुम अंबर से क्यों मिलना चाहती हो? जीनत ने जवाब दिया, मैं नहीं मिलना चाहती। तुम्हें याद है वो डांसर जो स्टेज पे डांस कर रही थी? वो मेरी बहन है, मेरी फ्रेंड है। एक बार अंबर से मिलना चाहती है, तो क्या तुम प्लीज़? आरुष इरिटेट होकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? यह बोलने के लिए तुमने मुझे कॉल किया है? जीनत एक पल के लिए रुक जाती है और उसके गुस्से को देखकर थोड़ी हड़बड़ा जाती है। कोई और दिन होता तो वह इसे संभाल लेती, पर वह सच में जानती थी कि आरुष परेशान है। उसका भाई जेल में है, आखिर वह परेशान कैसे ना हो? जीनत ने आरुष को थोड़ा शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, देखो मैं तुम्हारी टेंशन समझ सकता हूँ, बट इट्स इम्पोर्टेंट। मेरी फ्रेंड का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। वह सच में एके को एक बार देखना चाहती है। प्लीज़, सिर्फ एक बार, 5 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, आई प्रॉमिस, प्लीज़। फ्रस्ट्रेशन में आरुष अपनी आईब्रोज के बीच वाली जगह को पिंच करता है और अपने जबड़े को कसते हुए कहता है, जीनत, इट्स नॉट सम काइंड ऑफ जोक्स। उसे इतना ही कहा था कि जीनत ने तुरंत कहा, आरुष, तुम्हें जब भी मेरी हेल्प चाहिए होती है, मैं चाहे कितनी भी बिजी हूँ, कितनी भी ज़रूरी काम कर रही हूँ, फिर भी भागकर आती हूँ सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए। क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते? कुछ सेकंड तक आरुष चुप रहता है, फिर कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे काम के पैसे देता हूँ, कोई एहसान नहीं करती तुम मुझ पर। यह सुनकर आरुष की आवाज़। जीनत कुछ सेकंड तक खामोश रही, फिर उसने कहा, 1 मिनट। उसके बाद जीनत ने अपने मोबाइल फ़ोन से आरुष को 10 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र किए। आरुष ने जब अपने मोबाइल फ़ोन में 10 लाख का ट्रांजैक्शन देखा तो वह हैरान हो गया। जीनत ने कहा, अब ठीक है ना? अब तो तुम 5 मिनट के लिए मेरी फ्रेंड को एके से मिलवाओगे ना? जीनत जानती थी उसने बहुत महंगा सौदा कर लिया, लेकिन वह धरा को भी इतना परेशान नहीं देख सकती थी। जब आरुष कुछ देर तक कुछ नहीं बोला तो जीनत को लगा जैसे आरुष मना करने वाला है या वह उसकी बात को नहीं मानने वाला। इसलिए जीनत ने अपनी आखिरी बात को कहते हुए कहा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो हमारे बीच का कॉन्टैक्ट भी मुझे ख़त्म करना होगा। यह सुनकर आरुष की आंखें डेंजरस से सिकुड़ जाती हैं। तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो? उसकी बात सुनकर जीनत अपना सलाइवा गटक लेती है। उसने कहा, तुम गलत समझ रहे हो, मैं बस अपनी फ्रेंड को परेशान नहीं देख सकती, प्लीज़ सिर्फ 5 मिनट। जीनत बहुत प्यार से आरुष से रिक्वेस्ट करती है। कोई और रास्ता ना देखते हुए आरुष फाइनली मान जाता है। ठीक है। यह सुनकर जीनत थोड़ी एक्साइटेड हो जाती है। शाम के टाइम धरा और जीनत पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंचती हैं। ये वही जगह है जहां पर अंबर को रखा गया है। धरा काफ़ी नर्वस महसूस कर रही थी। पुलिस स्टेशन को देखकर उसके सीने में भारीपन महसूस हो रहा था और दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। एके को यहाँ नहीं होना चाहिए, उसे तो स्टेज पे होना चाहिए, लोगों के दिलों में होना चाहिए, पर यहाँ पर नहीं। धरा खुद नहीं चाहती थी कि वह अंबर से मिलने क्यों आई है। क्या बात करेगी वह, उसे क्या कहेगी, नहीं पता था उसे, लेकिन उसके दिल की बेचैनी उसे लगातार अंबर से मिलने को तड़पा रही थी और वह अब खुद को रोक नहीं पा रही थी। जीनत बाहर निकलकर धरा के पास आई और बोली, चलो धरा। हिम्मत करके आगे बढ़ती है धरा। वहाँ पर एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी हुई थी जिसके बाहर आरुष खड़ा हुआ था, हाथ में जलती हुई सिगरेट, आंखों पर काले चश्मे और चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन थे। शर्ट के ऊपर के कुछ बटन खुले हुए थे जो उसके मस्कुलर सीने को दिखा रहे थे। हाथों की शॉर्ट शर्ट की स्लीव्स ऊपर थी और
हाथों की शर्ट की स्लीव्स ऊपर थी और सूट को गाड़ी में डाल रखा था। वह बहुत हॉट और सेक्सी लग रहा था। उसके चेहरे की कोल्डनेस उसे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही थी। ऐसे ही नई लड़कियां उस पर अपनी जान रखती थी। वह वाकई में बहुत आई कैचिंग था। जीनत और धरा उसके पास पहुंचती हैं। आरुष जब उन लोगों को देखता है तो उसकी आंखें थोड़ी डार्क हो जाती हैं और उसको देखकर जीनत का दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। इनफैक्ट उसके ठंडे ऑरा को देखकर धरा भी उससे नज़रें नहीं मिला पाती। आरुष अपनी फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करता है। ये लड़की हमेशा ही मुझे वह काम करने के लिए मजबूर कर देती है जो मैं नहीं करना चाहता। क्या ये कोई मजाक है या फिर यह बगल में खड़ी हुई लड़की कोई सो कॉल्ड सरफिरी फैन है? यह कोई जगह है मिलने की? पर खैर, जीनत ने उसे कहा है कि वह कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देगी तो वह अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए फाइनली उसे मानना पड़ा। इतनी देर में वह तीनों अंदर चलकर आते हैं। अब आगे सिर्फ एक विजिटर ही जा सकता था, तो आरुष और जीनत बाहर खड़े हो जाते हैं। धरा को आगे चलने के लिए गाइड किया जाता है। धरा जैसे जैसे कदम बढ़ा रही थी उसके दिल की नर्वसनेस बढ़ती ही जा रही थी। उसके हाथ थरथरा रहे थे, गला सूख रहा था। वह जैसे ही आंखों के सामने से गायब होती है, आरुष इरिटेट होकर जीनत की तरफ देखकर बोला, तुम और तुम्हारी बहन दोनों के दिमाग सटके हुए हैं क्या? यह सुनकर यह सुनकर जीनत अपनी आईब्रो को सिकोड़ लेती है। वह चाहती तो इस आदमी की बात का जवाब दे सकती थी, लेकिन फिलहाल उनकी रिक्वेस्ट वाकई में रिडिकुलस थी, इसलिए वह कुछ बोल नहीं पाती। अंदर जाकर कांस्टेबल धरा को वहीं पर बैठा देता है और थोड़ी देर में अंबर को वहां पर लेकर आया जाता है। अंबर को बताया कि उससे कोई विजिटर मिलने आया है, लेकिन वह विजिटर कौन है उसे नहीं पता था। जब वह वहां पहुंचा तो उसने एक अनजान लड़की को वहां पर बैठे हुए देखा। धरा नर्वस होकर नीचे देख रही थी। जैसे ही उसने उसके कदमों की आवाज़ सुनी, वह उठकर देखा। अंबर से जैसे ही उसकी नज़रें मिली, उसकी हार्ट बीट स्किप करने लगी और अपने आप ही वह कुर्सी से खड़ी हो गई। वह शायद पहली बार था जो अंबर ने उस लड़की को देखा था, या फिर एक मिनट शायद कहीं और भी देखा है। कहाँ देखा है? अंबर कंफ्यूज था, उसे याद नहीं आ रहा था, पर यह लड़की काफ़ी फेमिलियर लग रही थी। अंबर सामने आता है और कुर्सी पर बैठ जाता है। धरा भी थोड़ी नर्वस होकर बैठ जाती है। अंबर धरा को कुछ सेकंड तक चुपचाप देखता है और फिर पूछता है, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? अंबर की आवाज़ सुनकर धरा का दिल और भी जोर जोर से धड़कने लगता है। हाथों की उंगलियों को नर्वस होकर वह मसलने लगती है। गले में पहने स्कार्फ के कोने को वह उंगली के इर्द गिर्द घुमाने लगती है। उसने कॉन्फिडेंस रहने की कोशिश की, लेकिन सामने बैठे इंसान को देखकर उसका कॉन्फिडेंस पानी पानी हो गया। उसने फिर भी हिम्मत करके कहा, शायद हाँ और शायद नहीं। अंबर कंफ्यूजन में धरा को देखने लगा। धरा ने कहा, हम 2-3 बार मिल चुके हैं। अंबर कुछ याद नहीं कर पा रहा था। धरा ने याद दिलाते हुए कहा, उस दिन क्लब में गुंडों से तुमने मुझे बचाया था। उसके बाद हमारी इंस्टाग्राम पर भी थोड़ी सी बात हुई थी। तुम्हें याद है वह रुमाल? तुमने थैंक यू भी बोला था उसके लिए। और सबसे बड़ी बात, स्टेज पर जो लीड परफॉर्मेंस थी, जो डांसर परफॉर्म कर रही थी, वो मैं ही थी। धरा की बातें सुनकर अंबर की आंखों में एक सेकंड के लिए हैरानी नजर आती है। तो तुम वो लड़की? धरा ने अपना सर हाँ में हिला दिया। कुछ देर तक दोनों चुपचाप खामोश बैठे रहते हैं। फिर फाइनली अंबर की तरफ देखते हुए धरा खामोशी तोड़ते हुए बोली, कैसे हो तुम? अंबर नॉर्मली जवाब देता है, जेल में कोई कैसा होता है? यह सुनकर धरा को अपने सीने में खिंचाव महसूस होता है। वह अंबर से कहती है, मैं तुम्हें बहुत वक्त से फॉलो कर रही हूँ। मैं यह तो नहीं कहूँगी कि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, लेकिन तुम्हें सच में बहुत एडमायर करती हूँ। धरा की बात सुन अंबर के होठ हल्के से ऊपर उठ गए। चेहरे पर स्माइल थी, थोड़ी उदासी से भरी। उसने कहा, थैंक यू, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या अभी भी तुम मेरी फ़ैन हो? धरा ने तुरंत कहा, बिल्कुल, और हमेशा रहूंगी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है तुम पर। तुम इतना घटिया और गिरा हुआ काम कभी कर ही नहीं सकते। मुझे पता है तुम बेकसूर हो और तुमने कुछ भी नहीं किया। धरा की बातें सुनकर अंबर उसकी तरफ देखता है। कुछ सेकंड के लिए दोनों की नज़रें आपस में लॉक हो जाती हैं। अंबर अम्यूजमेंट के साथ सामने बैठी लड़की को देख रहा था, जो काफ़ी नर्वस भी लग रही थी, लेकिन बेगुनाही की बात पर उसकी आवाज़, उसके चेहरे, उसकी आंखों में एक गजब का कॉन्फिडेंस था। अंबर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम सच में मेरी फ़ैन हो।
मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। तुम्हारा नाम क्या है? धरा ने जवाब दिया। धरा। अंबर हल्का सा सर हिलाकर बोला। धरा, थैंक यू मुझ पर भरोसा करने के लिए। धरा के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अंबर खड़ा होकर जाने लगता है। धरा एकदम से खड़ी हुई और बोली, क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? अंबर के कद रुक जाते हैं। उसने पलटकर धरा की तरफ देखा। धरा 2 कदम आगे आई और बोली, प्लीज हिम्मत मत हारना, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें बेकसूर साबित करके रहूंगी। धरा की बात सुनकर अंबर एक सेकंड के लिए अमेज और हैरान हो जाता है। कुछ सेकंड खड़ा वह उसे देखता है और फिर हल्का सा सर हिलाकर वहां से चला जाता है। वह वाकई में हैरान था। अजीब लड़की है। एक तो इसे इतना कॉन्फिडेंस है कि वो बेकसूर है, ऊपर से यह दावा कर रही है कि वह उसे बेकसूर साबित करेगी। पर कहीं ना कहीं अंबर को अच्छा लगता है कि कुछ फैंस ऐसे भी हैं जो उसे अब भी बेगुनाह मानते हैं। धरा चलते हुए बाहर आती है। अब उसके चेहरे पर नर्वसनेस या दुख नहीं था, बल्कि एक डिटर्मिनेशन, एक कोल्डनेस, एक कॉन्फिडेंस था। उसे अंबर को बेकसूर साबित करना था। वह जो कोई भी लड़की है जिसने अंबर को फंसाया, उसे उस लड़की को जानना होगा, मामले की तह तक पहुंचना होगा या कुछ तो करना होगा, लेकिन अंबर को किसी भी हाल में बेकसूर साबित करना होगा। कुछ दिन में अंबर के केस की कार्रवाई है, तब तक उसे कोई ना कोई सबूत जरूर ढूंढना होगा। वह सब लोग पुलिस स्टेशन के बाहर निकलते हैं। आरुष गाड़ी में बैठता है और गाड़ी स्टार्ट करता है। तभी अचानक जीनत गाड़ी के शीशे को खटखटाती है। आरुष गाड़ी का शीशा नीचे करता है। जीनत एक नरम पोलाइट स्माइल के साथ बोली, थैंक यू आरुष। आरुष एक गहरी सांस लेता है, शीशे को वापस ऊपर करता है और वहां से चला जाता है। उसका ऐसा बिहेवियर इरिटेट करने वाला तो था, मगर उसकी दुविधा को भी जीनत समझ रही थी। फाइनली जब वह धरा की तरफ पलटी तो बोली, क्या बात की तुमने? धरा ने जीनत से कहा। जीनत, हमें उसे बाहर निकालना होगा, उसकी बेगुनाही का सबूत हमें ढूंढना होगा। किसी भी तरह से हमें उस लड़की की सच्चाई को सामने लाना ही होगा। उसने जरूर एके को फंसाया है। धरा की बात सुनकर जीनत का मुंह खुला का खुला रह जाता है। यार, आर यू सीरियस? तुम जानती हो तुम क्या बोल रही हो? उसने फिर एक गहरी सांस लेकर धरा के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, धरा, इतना सेंसिटिव होने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम्हें दुख हो रहा है क्योंकि तुम्हारा आइडियल इस वक्त जेल में है, लेकिन वह कोई छोटे मोटे इल्जाम में जेल में नहीं गया है। उसके खिलाफ पक्के सबूत हैं। अगर वह बेकसूर भी है तो उसे बेकसूर साबित करना लगभग नामुमकिन है। धरा ने कहा, पर मैं ऐसा करके रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जीनत अपने माथे को रगड़ने लगती है। यह लड़की सच में पागल हो गई है। उसे ऐसा ही लग रहा था कि वह लोग जाने लगते हैं। धरा जैसे ही ऑटो में बैठने लगती है, अचानक उसे ऑटो के शीशे में कुछ दिखाई देता है। वह तुरंत पलटकर देखती है और पाती है कि वहां पर कोई भी नहीं है। वह कंफ्यूजन में देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वहां पर कोई है। जीनत ने कहा, क्या हुआ? अब बैठ जल्दी। धरा होश में आई और बैठ गई। उसके बाद ऑटो वहां से चला गया। उनके चले जाने के बाद शायद कोई वहां पर छुपा हुआ था जो उन्हें देख रहा था। फिर उसने पुलिस स्टेशन को देखा और वहां से चला गया। दर्श फोन पर बात करते हुए बंगले के अंदर एंट्री करता है, जिसने बिजनेस सूट बूट पहन रखा था। शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले थे। चेहरे पर सीरियसनेस थी और फोन पर बात करते हुए सीधा हॉल में आकर रुकता है। थोड़ी देर बातें करने के बाद वह कॉल कट कर देता है और फिर आराम से सोफे पर बैठ जाता है। वह आसपास नजर मारता है और फिर आवाज लगाता है, पर्ल। लेकिन वह देखता है कि पर्ल वहां पर नहीं आई। यह लड़की कहाँ चली गई? आज ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा होने आज ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा होने की वजह से वह थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा था। जब उसने सीसीटीवी में चेक किया तो पूरा दिन वो घर पर ही थी। कॉलेज खत्म होने के बाद वह घर पर ही रहती थी और बाहर जाना उसे अलाउड नहीं था। पर्ल के साथ कॉलेज में तो बॉडीगार्ड भी जाते थे जो हमेशा उसके आसपास रहते थे, और घर आने के बाद पर्ल को घर से बाहर कदम रखने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी। वह आसपास देखता है, उसे वह नज़र नहीं आती। वह ऊपर जाता है, कमरे में चेक करता है, वह उसे वहाँ पर भी नज़र नहीं आती। वह बालकनी में जाता है, वहाँ पर तो वह थी ही नहीं। लेकिन तभी अचानक उसे किसी के खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई देती है। बालकनी के किनारे पर खड़ा होकर देखता है कि घर के गार्डन में पर्ल मौजूद थी। उसके हाथ में बॉल थी और वो उस बॉल को फेंक रही थी। जिमी और टाइगर उसके साथ खेल रही थी। वह बॉल को अपने मुंह में उठाकर भागते हुए पर्ल के पास आते हैं और पर्ल फिर से वही चीज रिपीट करती है। दर्श कुछ सेकंड तक खड़ा पर्ल को देखता रहा
वह बहुत ज़्यादा क्यूट और बहुत प्यारी लग रही थी। उसकी हँसी की आवाज़ इतनी मीठी थी, पंछियों से भी ज़्यादा मीठी। दर्श चेंज करके नीचे आता है, फिर किचन में चला जाता है। थोड़ी देर में पर्ल खेलने के बाद अंदर आती है। जिमी और टाइगर उसके साथ साथ चल रहे थे। इनके खाना खाने का वक्त हो गया था, तो पर्ल उनके लिए खाना लेने के लिए किचन में जाती है। वह जैसे ही किचन में जाती है, अचानक उसके कदम रुक जाते हैं और आंखें थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं। दर्श किचन में खाना बना रहा था। उसे वहां पर देखकर पर्ल थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाती है। आप वापस कब आए? दर्श कुछ दिनों के लिए बाहर गया था। वैसे तो वह हमेशा पर्ल को अपने साथ रखता था, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहाँ वह उसे अपने साथ नहीं लेकर जा सकता, इसलिए वह उसे घर में रखता था। पर इस घर के हर एक कोने में कैमरे लगे हुए थे। टू बी कंटिन्यू। हर हर महादेव दोस्तों।